Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh signing in for today's video. Beginning with our very first chapter which was about French Revolution. Till now we have learned the story about the crisis, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वहाँ लोगों ने किंग के अगेंस्ट आके बोलना शुरू कर दिया था. How was the society? कैसे सोसाइटी थी, कैसे डिवीजन हुई थी लोगों की into three categories and what was the role of the king? Okay, now we'll be continuing with the story ahead. As we all know now that the economy was in crisis. बहुत बुरे हालात थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, ना ही हमारे जो किंग थे उनके पास था पैसा, ट्रेजरी खाली थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि थर्ड स्टेट वर लिटरली सफरिंग, क्योंकि ना ही पैसा है, ना ही लैंड है और ना ही उनके पास कुछ प्रिविलेजेस थे. Therefore, the economy was in a total crisis now. Now to overcome this crisis, what the king, who was the king that time? Louis XVI. Okay, he thought of increasing the tax. टैक्स इंक्रीज होगा तो स्टेट को पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू आएगा, सरकार के पास पैसा होगा खर्चा करने के लिए. लेकिन इस चीज के लिए भी टू इंक्रीज द टैक्स the king has to follow several steps and let's learn भी क्या चीज करनी पड़ती थी उन्हें अगर कोई टैक्स इंक्रीज करना था उस टाइम पे. So in order to increase the tax, the king has to call the meeting of the state journal. As you all know, the society was divided into three parts. Part 1 was the first state, second state and the third state. तो इन तीनों स्टेट से कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और आके एक मीटिंग कंडक्ट करते थे और उसके बाद टैक्स का जो प्रपोजल रखा जाएगा उसको पास करेंगे. इस सब चीज के बाद ही इंक्रीज इन टैक्स हो सकता था वहां पे. सो मीटिंग बुलाने के लिए स्टेट जर्नल की, टू कॉल द मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल, हु हैड द पावर? Only monarchy had the power. Monarchy means the second state, the king and the ministers. Okay, उन्हीं के पास ही पावर थी कि वो एक मीटिंग कंडक्ट करवाएं. And here one important thing is the last meeting of state journal happened in 1614 and we are now talking about 17. You need to mention the year again. Okay, so आपने देखा कि कितने टाइम पहले मीटिंग हुई थी, इस दौरान उनको मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी. तो लेट्स सी अब मीटिंग होगी तो वहां क्या चेंजेस आएंगे. सो द मीटिंग वाज फाइनली कॉल्ड बाय द मोनार्की ऑन 5th May 1789. अब मीटिंग कहाँ होगी? एट अ प्लेस वर्सलीज. ओके, उनके पैलेस में. नाउ हर स्टेट से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए. फर्स्ट स्टेट विच वॉज ऑफ क्लर्जी, जो चर्च वाले लोग थे, जो चर्च को रन करते थे, उनकी कैटेगरी से 300 मेंबर्स आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मीटिंग में. ओके, सेकेंड स्टेट विच वॉज ऑल अबाउट द किंग एंड द मिनिस्टर्स, वहां से नोबिलिटी स्टेट से अगेन 300 मेंबर्स आए टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. बट वेयर एज द थर्ड स्टेट, जहां बिग बिजनेसमैन से लेके नॉर्मल लैंडलेस लेबर तक आते थे इस कैटेगरी के अंदर, थर्ड स्टेट से आए 600 मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. ओके, अब मीटिंग स्टार्ट होने ही वाली थी, उससे पहले हमें क्या पता चला मीटिंग के अंदर? देयर वाज नो एंट्री. किन लोगों को मना था मीटिंग अटेंड करना? द फार्मर्स, द आर्टिस्ट एंड द फीमेल्स. ओके, मतलब थर्ड स्टेट के जो लोअर कैटेगरी थे, फार्मर्स, आर्टिस्ट, लैंडलेस लेबर्स, उन लोगों को मीटिंग में बैठने के लिए अलाउड नहीं था. ओनली द अपर पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट विच कंसिस्टेड ऑफ बिग बिजनेसमैन एंड लार्ज पीजेंट्स, उन लोगों को ही अलाउड था. देयरफॉर द मीटिंग स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट वर द रिजल्ट्स. नाउ व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग इज, सब लोग बैठ गए, इकट्ठा हो गए. अब वोटिंग सिस्टम क्या था उस टाइम का कि हर स्टेट के पास वन वोट था. ओके, 1 वोट ईच. पहला स्टेट के पास 1 वोट है, सेकेंड कैटेगरी के पास 1 वोट है और थर्ड वालों के पास 1 वोट है. नाउ व्हाट वाज द रीजन
कि थर्ड स्टेट को अब यहाँ भी प्रॉब्लम हुई. The problem was the third state knew if first and second state came together, if they joined hand together, the proposal to increase the tax will be very very possible. और अगर proposal accept हो जाता है, सबसे ज़्यादा problem third state को ही होगी because they were the only one who were paying taxes. Okay, so they now wanted to change the voting system. अब उनको वोटिंग सिस्टम चेंज करना था वहां का एंड दे वांटेड दैट ईच मेंबर टू हैव वन वोट. ओके, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में 300 वोट्स होंगे, सेकंड में भी 300 और थर्ड में हो जाएंगे 600 वोट्स. देयरफॉर सब लोग बराबर हो गए. अब वन मेंबर वन वोट. लेकिन द किंग रिफ्यूज्ड. द किंग न्यू दिस विल नॉट लीड टू द प्रपोजल of increasing the tax and will create a issue for the nobility category. Okay ना, किंग की पावर ही चल जाएगी फिर. Therefore the king refused. उसने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, वोटिंग वैसे ही होगी, वन वोट ईच से, और हम जैसे पहले करते हैं वैसे ही वोटिंग रहेगी. Now this thing made the third state angry again. फिर से गुस्सा आया उन लोगों को and they left the meeting without saying anything. मीटिंग वहीं खत्म हो गई. थर्ड स्टेट के मेंबर्स मीटिंग छोड़ के चले गए. और मीटिंग का रूल क्या था कि तीनों स्टेट के मेंबर्स बैठ के रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करेंगे. नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन दे न्यू दे नीड टू स्पीक अप फॉर देमसेल्फ, अदरवाइज कभी चेंज नहीं आएगा. देयरफॉर ऑन जून 20th 1789, वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड स्टेट मेंबर गैदर्ड इन अ टेनिस कोर्ट एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. उन्होंने अपनी कैटेगरी जो थर्ड स्टेट को एक नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस कह के डिक्लेयर कर दिया कि हम एक नेशनल असेंबली है, एक नेशनल पार्टी है फ्रांस की. नाउ दिस डिसीजन मेड द किंग एंग्री. द किंग थॉट अगर ऐसे ही होता रहा तो वन डे हिज पावर विल बी रिड्यूस और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. देयरफॉर ही डिक्लेयर्ड दैट ही इज द ओनली अथॉरिटी टू मेक लॉज. कि मैं ही, मेरे पास ही, ओनली द किंग विल हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड कि कौन सी इंस्टीट्यूट को क्या डेजिग्नेशन देनी है. मेरे पास ही हक है, किंग के पास ही हक है कि वो ही कानून बनाएगा. ओके, देयरफॉर द किंग गॉट एंग्री एंड डिक्लेयर्ड द न्यू लॉ दैट द किंग ओनली हैड द अथॉरिटी टू मेक एनी न्यू लॉ इन द कंट्री. नाउ अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, द नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे डिसाइडेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. ओके, दे नाउ वांटेड टू चेंज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. और उन्होंने सोचा हम तब तक टेनिस कोर्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे तब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस लिख ना लें. नाउ दिस थिंग विल रिड्यूस द पावर ऑफ द किंग. अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की सोची उन्होंने, गवर्नेंस सिस्टम चेंज करने का सोचा, उन्होंने डिसाइड किया द किंग बिंग सो पावरफुल कि सारी डिसीजन किंग के पास है, तो ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगी. देयरफॉर इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड टू कम अप विद द न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वांट टू रिड्यूस द पावर ऑफ द किंग. ओके, नाउ दिस थिंग मेड द किंग वेरी एंग्री कि ये क्या बात है, मेरा रूल है, मोनार्की है यहाँ पे, और उसके बाद भी these people are attempting to do the things which are out of the way. As you all know, we have a assembly here. कोई भी एक group of people have came together and formed the assembly. तो अब जरूरी तो है कि कोई ना कोई लीडर चाहिए उनको लीड करने के लिए, कि कोई तो लीडर होगा जो उनका डिसीजन लेगा. We'll talk about the two famous personality who led this national assembly here. Okay. Number one was the Mirabin. He was the person, a very good orator. बहुत अच्छा बोलते थे, और जब अगर कोई लीडर बहुत अच्छा स्पीकर होगा, गुड ऑरेटर होगा, he will have the power to influence the public. Okay, तो ग्रेटर चांसेस रहते हैं कि उनका काम बन जाए. तो मीराबिन जो थे, he was from the second state, nobility कैटेगरी से ही थे. Along with that, he had one more quality of being a great speaker. Other leader was the Abbassides. He was a priest
and he wrote a book at that time, what is the third estate. This is very important. ABCSEs की बुक का नेम आ जाए तो बुक का नेम है व्हाट इज द थर्ड स्टेट. So these were the two personalities who led the National Assembly and now insisted to change the governance system and wanted to write the constitution for France. Now the decision to write the constitution made the public angry. Okay, क्योंकि पब्लिक के अंदर सारी क्लास आ जाती है, पूरी सोसाइटी की बात होगी. किसी को पसंद था, किसी को नहीं पसंद था. ऑब्वियस है किनको नहीं पसंद होगा, द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट कैटेगरी. नाउ दूसरी प्रॉब्लम यहाँ क्या हुई, एक तो लोग बहुत गुस्सा हो गए. ओके, दूसरी प्रॉब्लम ये हुई ड्यू टू द हार्श विंटर्स द हार्वेस्ट वाज डिस्ट्रॉयड. बहुत गंदी सर्दी पड़ रही थी जिसके वजह से सारी फसल खराब हो गई वहां की, लीडिंग टू द इंक्रीज इन द ब्रेड प्राइजेस. ब्रेड जो कि एक स्टेपल फूड है वहां का, हर लोग कंज्यूम करते ही करते हैं. लाइक वी कंज्यूम द व्हीट चपातीज हियर इन इंडिया. ओके, सो क्योंकि विंटर्स की वजह से क्रॉप्स खराब हो गई थी तो अब उतने क्रॉप्स नहीं है जिससे कि ब्रेड बनाई जा सके. बेसिक नेसेसिटी दैट वाज द फूड, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया था फ्रांस में. अब यहाँ एक र्यूमर स्प्रेड हुआ कि जो सेकेंड स्टेट पीपल है, दैट इज द नोबिलिटी कैटेगरी, पीपल हैड सेंट सम पीपल टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स. ओके, एंड दिस वाज अ र्यूमर. दिस र्यूमर मेड द फार्मर्स एंग्री. नाउ दे डिसाइडेड टू टेक आउट देयर वेपन्स एंड अटैक द नोबिलिटी हाउसेस. दे वेंट एंड अटैक देयर हाउसेस. वहां जाके लूट मचा दी उन्होंने कि तुम लोगों ने इतने चीप हरकत की है कि जिसकी वजह से यहां फूड क्राइसिस हो गया है. नाउ द सिचुएशन बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स. बहुत बुरे हालात हो गए, लोगों ने बहुत ज्यादा गंदे से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. एंड ड्यू टू दिस सिचुएशन गेटिंग वर्स, एट द एंड किंग लुइस 16 he finally gave up. He said, I surrender. I am here happily accepting the changes now. So finally, on 4th August 1789, there was some changes that was brought into France. Number one change was, there was no more privileges for the first and the second estate. अब पहले और सेकंड कैटेगरी के पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थे, सब लोग बराबर ही थे. सेकेंड मेजर चेंज हियर हैपेंड वाज द पावर ऑफ द किंग रिड्यूस्ड. व्हेन आई से पावर ऑफ द किंग रिड्यूस्ड, कम हो गई पावर, अनलिमिटेड पावर नहीं रही, इतनी पावर नहीं रही कि सारी डिसीजन वो अकेला ही ले. ओके, पावर वाज देयर विद द किंग बट इट वाज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन वाज the land was taken from the church and was again given to the farmers. जमीन को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, चर्च से लेके वो जमीन किसानों को दे दी गई. एंड द लास्ट हियर व्हाट हैपेंड वाज द डायरेक्ट टैक्स जो था, जो कि थर्ड स्टेट वाले लोग देते थे, दिस टैक्स वाज रिमूव्ड. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सेटअप इन फ्रांस नाउ, it has changed from monarchy to constitutional monarchy. पहले सिर्फ मोनार्की थी भाई, कोई रेगुलेशन रूल्स नहीं थे, किस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. बट नाउ दे हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन. भाई संविधान लिखा गया, ये सब रूल्स है, ये सब की पावर्स है. तो देयरफॉर मोनार्की चेंज्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ओके, देन इन 1971 फाइनली the National Assembly came up with the original constitution. When I say original constitution, initially that was a draft जो उन्होंने बनाया था, but finally in 1791 उन्होंने एक original constitution लेके आए. Next, now they divided the government into 3 categories of the legislature, executive and the judiciary. 3 organs के अंदर government को divide कर दिया. I hope you guys are aware with the concept of legislature, executive and judiciary. If not, I am again repeating it. Listen to it very carefully. Legislature के अंदर आते हैं हमारे ministers. Okay, जो कि जैसे हमारे पास parliament है, we have member of parliament, MPs है,
स्टेट लेवल पे हमारे पास एमएलए वगैरह है. ओके, सो द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो कि लॉज वगैरह बनाएंगे, जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे मिनिस्टर्स जो हम चूज करते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ दिस ऑर्गन विच इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, जो कि क्या बनाएंगे, दे विल मेक द लॉज एंड द पॉलिसीज फॉर द नेशन. देन वी हैव द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन आएंगे, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. like that we have in our countries like IAS officers हैं, economic services officers हैं. These are the officers which help the government in implementing that laws. ठीक है, जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको लागू करवाने में जो हेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में जो हेल्प करेगी, वो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. ओके, एंड फाइनली वी हैव द जुडिशरी in which we have the court system. Okay, another important change happened here was the voting system. Earlier कौन सी हमारी एक हर कैटेगरी से आके जर्नल स्टेट असेंबली सारी डिसीजन लेती थी, एक एक वोट उनके पास होता था, तो वो वोटिंग सिस्टम भी चेंज हो गया. नाउ 4 मिलियन पीपल कैन वोट. अब कुछ भी चेंज लेके आना है वोटिंग सिस्टम के अंदर, 4 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि वोट कर सकते थे. नाउ लेट्स सी हु वर दिस 4 मिलियन पीपल जिनके पास वोटिंग राइट आई. नाउ ये 4 मिलियन लोग जो वोट कर पाते थे, द 4 मिलियन पीपल हु हैड द राइट टू वोट वर नोन एज द एक्टिव सिटीजन्स. ओके, एंड ये एक्टिव सिटीजन्स ही वोट करते थे, जिनमें से दे चूज वन जज, एक जज को चूज करते थे, एंड 50,000 इलेक्टर्स को एक्टिव सिटीजन्स वोट करके चूज करते थे. उनको चूज करने के बाद जो 50,000 इलेक्टर्स बचे हमारे पास, दे अगेन वोट एंड चूज द 745 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली. फिर 50,000 इलेक्टर्स में से 745 मेंबर्स को वो चूज करते थे जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर बनते. नाउ दिस मेंबर्स वर टू कीप और लुक एट द किंग पावर, किंग क्या कुछ करता है, एंड ऑल्सो द मिनिस्टर्स, कि उनको कंट्रोल करने के लिए कि इनकी डिसीजन एक तरफा ना हो जाए. ओके, सिटीजन्स हु डू नॉट हैव द पावर टू वोट वर नोन एज द पैसिव सिटीजन्स. उनको हम पैसिव सिटीजन्स बोलते थे, जिनके पास कोई वोट करने की पावर नहीं थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु वर द सिटीजन्स who had the power to vote. They were called as the active citizens. और ये active citizens कौन कौन आते थे इसमें? Number 1 here was the gender should be male. एक तो वो male gender होना चाहिए था. Okay, and age should be above 25 years. 25 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए थी. And the amount of tax they were paying should be greater than or equal to the 3 days of the labor's wage. किसी भी एक लेबर की 3 दिन की कमाई जितना टैक्स या उससे ज्यादा टैक्स देने वाले मेल मेंबर को who was about 25 years were chosen as the active citizens, and he was among the 4 million people who had the right to vote. Now the people who were paying the maximum number of taxes were chosen as the National Assembly members. इतने सब चेंजेस के बाद we had the Constitution of France finally ready. अब Constitution के अंदर क्या कुछ था? The Constitution gave the rights to all. सबके लिए rights थी. Everybody was equal now. Okay, rights like right to speak, right to life, right to equality. These are the rights that we also have in our Indian Constitution, and I am sure you guys are aware of these rights as you have studied about the constitutional rights in your class 8th. Another question which arises here is, who will protect the right? Whose duty was to protect the right of the people? It was the duty of the government to protect their rights. Now, there is a twist in this story. King Louis in front of people agreed and signed the constitution. राजा ने बोला कि मैं मानता हूं एंड आई गिव अप, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहा हूं. बट समवेयर बिहाइंड द पीपल विच दे वर अनेबल टू सी, ही वाज इन टॉकिंग टर्म्स विद द पर्शियन किंग एंड ही वाज प्लानिंग हाउ टू गेट बैक इनटू द पावर एंड इंक्रीज हिज पावर. ओके,
In April 1792, किंग ऑफ पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आपको पता है, दे वर इन टॉकिंग टर्म्स एंड वर प्लानिंग कि भी कैसे किंग लुइस 16 को वापस पावर में लाया जाए. दे वर मेकिंग प्लान्स. पर्शियन किंग वॉज हेल्पिंग बिकॉज ही वॉज अफ्रेड कहीं हमारे लोग भी ऐसे ही कोई पाथ ना फॉलो करें और उनको मजबूरन हटना ना पड़े पावर से. Therefore, he was ready to help the King Louis XVI. Now, what happened at this time that people of France again became aware of the things and they started to join the France army. Now, the fight was between the King of Persia, Austria, King Louis, one side, and the people of France on the other side. Now, when they have joined the army, they used to sing patriotic songs. बहुत देशभक्ति के गाने गाते थे उस टाइम पे to enhance their internal feelings. And the main song at that time was the Marseillaise. Okay, so this was the song जो बहुत frequently वो लोग गुनगुनाते थे. And Marseillaise is the national anthem of France in today's time. इकोनॉमी में फिर से बुरे हालात हो गए. इकोनॉमी केम डाउन एंड क्योंकि मेन जो थे दे वर जॉइनिंग द आर्मी एंड वर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर, whereas women which were left behind were leading the houses. Now again there came a change in France. पहले जो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ हमारी रिच पीपल ही आते थे, लेकिन अब मिडिल क्लास का भी इंटरेस्ट increase हो गया and they now wanted to come into the politics. As we have learned that middle class was also now interested in coming to the politics. Now various clubs were formed. Okay, clubs means the political parties, and the most famous club or the political party was the Jacobin Club. इस क्लब में all the members were the poor people, the landless, the shopkeepers. All these people came together and made a political party known as the Jacobin Club. And the leader of this Jacobin Club was Maximilien Robespierre. Okay. During summers in 1792, again there came a food crisis. Food के prices बहुत ज़्यादा increase हो गए. Now people were angry on King Louis because it was all because of the King Louis the things were happening. They started thinking ना तो किंग लुइस दूसरी नेशन के साथ हाथ मिलाता और ऐसे कुछ कॉन्स्पिरेसी करता हमारे अगेंस्ट, ना ही लोगों को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती, ना ही यहाँ फूड क्राइसिस आते. Now they were so angry that the people of France now wanted to permanently remove the King Louis. All the people came together and attacked the king's palace at Versailles. बहुत बुरे हालात हो गए. लोगों ने लुइस को अरेस्ट कर लिया and the National Assembly there announced the decision to send King Louis to the jail. Now there was no head of the government, so the people decided to hold elections there. Now there was another major change. Now the right to vote, पहले सिर्फ 4 मिलियन लोगों के पास थी. It was now open to everybody. हर कोई अब वोट कर सकता था of the age above 21 years. 21 साल या 21 साल से ज़्यादा एज वाले लोग अब सब वोट कर सकते थे. And then a new assembly was formed and it was named as convention. एक नई असेंबली बनाई गई जिसको उन्होंने नाम दिया convention. And finally on 21st September 1792, this is very important, learn it. 21st September 1792, फ्रांस के अंदर end of monarchy happened and now France became the republic. Republic means when the people has the right to choose the government. फ्रांस एक मोनार्की से, एक किंग के रूल से हट के अब पावर आ गई थी लोगों के पास. फ्रांस became a republic, which means now the people of France has the right to choose the government. Now, on 21st January 1793, King Louis was hanged to death. उसको फांसी की सजा दे दी गई and he was no more. The new government head was elected the Maximilien Robespierre. ये नेम सुना है आपने? कहाँ सुना है? He was the head of the Jacobin Club. He was chosen as the new government head. Now,
इसका रूल भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं था. ही हार्डली रूल्ड फॉर 1 year, which was from 1793 to 1794, and his rule was known as the reign of terror. मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि इसके रूल को हम बोलते हैं द रूल ऑफ टेरर. We'll learn why his rule was known as the rule of terror. He was very strict, and whom he considered as his enemy, he was arresting them and punishing them, and even some were punished with the death. First estate people and the second estate people were punished. इसने अपना बदला पूरा किया उन लोगों से जिनकी वजह से इन्होंने सफर किया था. Then there is a new term here, guillotine, which is a device. जब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था तो गिलोटिन वाली सजा मिलती थी. गिलोटिन इज अ डिवाइस जिसके अंदर ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, दो पोल के बीच में देयर वाज अ ब्लेड, और नीचे यहाँ एक ऐसी प्लेस छोड़िए जहाँ किसी जिसको पनिशमेंट मिलेगी उसका हेड आता था. ओके, तो इट इज ऑब्वियस दिस वाज टू पनिश देम विद द डेथ. So here are some points which led to the rule of Robespierre to be known as the reign of terror. क्या क्या reasons थे? Number 1 reason was people were executed. लोगों को जो उसको पसंद नहीं आते थे उनको पनिश करता था, उनको मार देता था. People were executed. Second reason was the salary and wages were limited. उनकी सैलरी और वेजेस लोगों की बहुत ही लिमिट कर दी गई थी. And also he limited the amount or the quantity of the meat and the bread. अब लोग खुल के बहुत ज़्यादा मीट और ब्रेड नहीं खरीद सकते थे, लिमिटेड क्वांटिटी ही उनको बाय करनी होती थी. Also the farmers were supposed to sell their harvest at a fixed price. जो उनकी फसल कट के आती थी उनको एक ही दाम पे, फिक्स दाम पे बेचनी पड़ती थी. Now another change here was, earlier the people in France were called by sir or madam. This was changed and they were termed as the citizen. एक न्यू टर्म दिया गया उनको और उनको citizen से जाना गया. Okay, next what major thing he did was he closed the churches. जितने भी चर्च थे वह उन सबको बंद कर दिया, and he opened up new offices for the people to work there. These were the reasons why people really got upset with him, and now they decided to throw him out of the power, and therefore these are the reasons why his reign or his rule is known as the reign of terror. In 1794, court declared Robespierre as guilty, and he was again punished with his own punishment, the guillotine. तो इनकी भी डेथ हो गई, उनको ही पनिश किया गया, and he was no more. Now again there came a twist in the story. The power again came to the rich. Now the rich people now wanted to change, so they decided to write the new constitution, and the voting system again changed here. Now the voting rights were with the people who have the permanent houses. जिनके पास उनके घर थे अब वही लोग सिर्फ वोट कर पाते थे. Okay, so after the election, the people of France choose the 2 legislative council. अब 2 नई legislative councils बन गई वहां पे, और हर काउंसिल के अंदर डायरेक्टरी आती थी जिनके अंदर 5 members होते थे. लेकिन over time there started a conflict between the legislative council and the directory people. अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, विवाद होना शुरू हो गया. And due to this conflict, the power game again changed, and the power came into the hands of the military dictator, the military head who was the Napoleon Bonaparte. Okay, अब power इनके पास आ गई थी. You have seen that the government kept changing. गवर्नमेंट चेंज होती गई, पावर किसी के पास से किसी के पास आती गई, लेकिन जो राइट्स थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट्स दी थी, इट रिमेन्ड द सेम. राइट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया. एवरीबडी वाज इक्वल देयर एंड वर एंजॉयिंग द राइट टू स्पीक, लाइफ एंड वेरियस अदर राइट्स दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर. Then come the very important question. Guys, listen to this topic very carefully. This is very very important from your exam point of view. Question आता ही आता है. Role of the women. अब बात करेंगे कि विमेन का क्या रोल रहा फ्रांस के अंदर.
As you all know, women घर तक ही लिमिटेड थी and now they wanted a change. अब वो भी चाहती थी कि उनको भी राइट मिले वोट करने का और उनके लिए भी चेंजेस आए. उस टाइम पे only rich girls, the girls belonging to the rich families were allowed to go to school, and the girls from the poor family were working as street vendors, vegetable vendors or domestic servant at some places. Okay, so they were now demanding for a change. अब उनको भी चेंज चाहिए था क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे एज वेंडर्स एंड एज डोमेस्टिक सर्वेंट उनकी वेजेस बहुत कम थी, उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे. So they decided to start with a new political club and started writing newspapers. At that time, 60 new political clubs were made, and out of it was the Society of Revolutionary and Republican Women. ये एक ऐसी political club था which got really famous, and here now women started demanding for their political right to vote, and even now they wanted to be elected to the legislative assembly. The protest was going on and the government decided to consider their demands and came up with the new laws. Firstly, the government made new schools and education compulsory for women. नए स्कूल बनाए गए, एजुकेशन कंपल्सरी किया गया कि सबको पढ़ना कंपल्सरी है. ओके, देन अब कोई भी फोर्सफुल मैरिज नहीं होगी क्योंकि पहले क्या होता था, पढ़ाई के बाद दे वर नॉट गिवन द राइट टू वर्क, उनकी शादी करवा देते थे. अब कोई भी फोर्सफुल मैरिजेस नहीं होंगी, उनको राइट दिया जाएगा. मैरिजेस को एक कॉन्ट्रैक्ट बता दिया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सिविल लॉ रजिस्टर किया गया. नाउ दे ऑल्सो हैव द राइट टू गेट डाइवोर्स. अगर वो खुश नहीं है तो डाइवोर्स उन्होंने लीगल बना दिया. अब उस कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म कर सकते हैं. ऑल्सो द विमेन वर ट्रेन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्योंकि अब उनके पास एजुकेशन थी, विमेन वर एजुकेटेड नाउ. ऑल्सो दे वर ट्रेन्ड विद द न्यू स्किल्स so that even they can start a new business. Talking about the reign of terror, the 1793 to 94 जब हमारे रोबेस्पियर का रूल आया था तो रोबेस्पियर ने सारे विमेन पॉलिटिकल क्लब्स को बंद कर दिया था, बैन कर दिया उसने विमेन को पॉलिटिक्स से, और उसने इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया और उनको मार दिया, विमेन लीडर्स को. ओके, therefore these are the next more reasons that you can mention in the reign of terror. रेन ऑफ टेरर क्यों बोलते थे रोबेस्पियर के रूल को. ऑल्सो जो विमेन थी उनको बाकी राइट्स तो मिले लेकिन राइट टू वोट अभी भी नहीं मिली थी. सो फाइनली इन 1946, सी व्हाट अ लॉन्ग पीरियड, फाइनली 1946 में विमेन गॉट द राइट टू वोट. Also, another important decision taken by the government was the abolition of slavery. स्लेवरी मतलब जैसे तुम किसी रीजन पे जाके अपना कब्जा कर लेते हो और वहां तुम रूल करते हो, द सेम दैट द ब्रिटिशर्स हैज डन टू इंडिया. उन्होंने भी कॉलोनियल रूल के अंडर हमें रखा था. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करेगी तो वहां लोगों को एज स्लेव्स ट्रीट करते हैं, तो उन्होंने वो चीज भी रिमूव कर दी थी. अब कॉलोनीज ऑफ फ्रांस कौन कौन सी थी? जो कैरेबियन रीजन है, जो कैरेबियन सी के अराउंड जो रीजन है, लाइक द ग्वाडेलुप, सैन डोमिंगो, मार्टिनिक्यू, दीज वर द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस जो कि कैरेबियन रीजन में थी. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी फ्रांस के लिए क्योंकि इस रीजन से फ्रांस को शुगर, टी, कॉफी एक्सेट्रा यहां से वो लोग मंगवाते थे अपने देश में. ओके, नाउ द यूरोपियंस वर नॉट अलाउड टू वर्क इन द कैरेबियन रीजन. अब कैरेबियन रीजन आप सोच रहे होंगे कि कहाँ है. प्लीज लुक इनटू द वर्ल्ड मैप, यू विल फाइंड दिस रीजन नियर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, नाउ उस कॉन्टिनेंट के पास मिलेगा आपको ये वाला रीजन. अब इधर यूरोपियंस को काम करने के लिए अलाउ नहीं करते थे. लोग नहीं होंगे तो शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाएगी यहाँ पे. अब इसकी वजह से एक न्यू प्रॉब्लम अराइज होती है इन द 17th century, which is the triangular slave trade. This is very important. This can come in your exam. Listen to it very carefully. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हो गई 17th सेंचुरी में क्योंकि अभी स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई थी.
तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किन किन नेशन के बीच में हो रही थी? इट वॉज बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यूरोप से लोग पहले अफ्रीका जाते थे बाय सी, वहां जाके दे यूज्ड टू मीट पीपल एंड बाय स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका एंड वर सेंट टू दी अमेरिका। फिर अमेरिका जाके बेच देते थे उन लोगों को। अफ्रीका से अमेरिका जाने में 3 महीने लग जाते थे। स्लेव्स तब अमेरिका पहुंचते थे तो उन स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे। प्लांटेशन ओनर्स वो है जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी वहाँ पे, जो टी, कॉफ़ी वगैरह ऐसी वाली चीज़ें कल्टीवेट करते थे। और ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए वो स्लेव ट्रेड यहाँ शुरू हो गई थी 17th सेंचुरी में, क्योंकि कैरेबियन रीजन में अब स्लेव लेबर्स की शॉर्टेज हो गई थी। नाउ talking about how and which party did take the decision to abolish slavery was National Assembly and the Jacobin Club did not abolish the slavery. Why? Because Jacobin Club में तो बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन थे। ओके, नेशनल असेंबली में भी वो द पीपल जिनका बिजनेस था। ओके, तो इन दोनों ने नहीं काम किया स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए। बट व्हेन द कन्वेंशन दिस पार्टी केम इनटू द रूल इन 1794, दिस पार्टी बैंड स्लेवरी। इसने स्लेवरी को बंद कर दिया। स्लेवरी क्या है? लोगों को अपना बंधवा बनवाना, उनसे काम करवाना एज स्लेव्स। ओके, लेकिन आपको ये पता है कि जो हमारा कन्वेंशन पार्टी है वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं रही थी रूल में। सो आफ्टर 10 years स्लेवरी अगेन केम टू दी फ्रांस। फिर से स्लेवरी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया एंड नेपोलियन ने स्लेवरी फिर से 10 साल बाद चालू कर दी, लीगल कर दिया। ओके, बट फाइनली स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड एंड एंडेड, खत्म कर दिया स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को इन 1846। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 mark क्वेश्चन में आ सकता है। व्हेन वॉज स्लेवरी फाइनली एंडेड इन फ्रांस? आंसर इज 1846। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब उस टाइम में बुक्स, न्यूज़पेपर, सॉन्ग्स, प्ले, इन सब चीजों में क्या कंटेंट पब्लिश हो रहा है, क्या वो कंटेंट सरकार के खिलाफ है या किंग के खिलाफ है, वो चीजें की वजह से सेंसरशिप लगाई गई थी इन सब चीजों पे। इस सेंसरशिप को भी अबॉलिश कर दिया गया एंड इन 1789 द सेंसरशिप अपॉन द बुक्स, न्यूज़पेपर, सॉन्ग्स, प्ले वर रिमूव्ड। अर्लियर द पावर ऑफ सेंसरशिप, क्या चीजें पब्लिश हो रही है, किसके पास पावर थी कंटेंट को अग्री करने के लिए? किंग के पास। क्या चीजें न्यूज़पेपर में प्रिंट होगी, क्या लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, वो पावर थी किंग के पास। अब इस पावर ऑफ सेंसरशिप को भी बंद कर दिया गया। Now the abolition of censorship gave the people right to speech and expression. अब लोग खुल के अपने बात कर सकते थे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते थे in books and newspaper. Therefore, people there started writing books on freedom, started watching plays, songs, etc. In 1804, Napoleon, the France king, started capturing other nations. उसकी आर्मी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर। आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसलिए उसको फ्रांस में ही नहीं और भी सब जगह उसको अपना रूल कैप्चर करना था। देयरफॉर ही स्टार्टेड कैप्चरिंग द नियरबाई नेशन। बट इन 1850, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर हैपेंड अ बैटल ऑफ वाटरलू इन विच Napoleon was defeated and his reign came to end. That's it for the lesson, and the conclusion for the lesson is all the rights that we have studied in this chapter, like right to speech, expression, right to life, and also very important right, you guys need to mention in the comment section what are the remaining rights, 2 rights that I mentioned in my video. These rights even we have borrowed from France and brought it into our Indian constitution. Therefore, studying the French Revolution was very important in knowing what all the rights did France has contributed and the world has taken from them. Okay guys, that's it for the very first chapter. It's time to tone your brain. You guys need to comment in the comment section all the answers. Number 1 question for the day is,
whose reign was known as the Reign of Terror? Second question, when did women get final right to vote? What do you understand by the term guillotine? Question number 4, when was the slavery abolished? And the last question for the day is, what do you understand by the term censorship? That's it for today's video, guys. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys very soon.